दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही सीरियस चैप्टर जिसका नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं, जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी है। इस चैप्टर में लेखक ने दिखाया है कि अंधाधुंध विकास के कारण पर्यावरण नष्ट होता है और लोग अपनी जमीन, घर और संस्कृति से दूर हो जाते हैं। लेखक ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की जरूरत बताई है। यह पाठ विस्थापन और पर्यावरण विनाश की समस्याओं को सरल और मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करता है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को डिटेल से समझते हैं। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम अमरपुरा है। यह गांव आम के पेड़ों से घिरा हुआ था, जहाँ आम के पेड़ खूब फलते फूलते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से पेड़ सूखने लगे, उन पर फल नहीं लगते और उनकी हरियाली खत्म हो रही है। जब कारण पूछा गया तो पता चला कि सरकार ने उन क्षेत्रों के कई गांवों को उजाड़ने का फैसला किया है। इससे गांव के लोगों और उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है और साथ ही पेड़ भी सूखने लगे हैं। मुख्य बात यह है कि जब इंसान उजड़ जाते हैं तो प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आदमी और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेखक आगे बताते हैं कि टिहरी गढ़वाल में लोग पेड़ बचाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन सिंगरारेली में यह देखा गया कि जब इंसानों को उजाड़ा गया तो पेड़ों ने भी मानो चुपचाप विरोध किया। लेखक ने महसूस किया कि जैसे विस्थापित इंसानों की जिंदगी बिखर जाती है, वैसे ही पेड़ों पर भी असर पड़ता है। अमरपुर गांव के पेड़ सूख गए थे और जंगल वीरान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और सब पानी में डूब गया हो। लेखक कहता है कि ये बाढ़ नहीं बल्कि पानी में डूबे धान के खेत है। महिलाएं पानी में खड़े होकर धान के पौधे लगा रही है। उनका आत्मविश्वास, मेहनत और सरलता बहुत ही आकर्षक लगती है। इसके बाद लेखक कीर्ति ग्राम हेट नामक जगह का जिक्र करता है जहाँ महिलाएं काम करती है। उनका वर्णन वियतनामी या चीनी महिलाओं के जैसे किया गया है जो सजग और आत्मनिर्भर है। वे बिना डरे आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और अपने काम में लग जाती है। लेखक को यह दृश्य इतना सुंदर और शाश्वत लगता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि यह एक दिन सब खत्म हो जाएगा। गांव के झोपड़े, पेड़, खेत, औरतें सब मिट्टी में मिल जाएंगे और उनकी जगह औद्योगिक इमारतें बनेगी। यह भी हो सकता है कि भविष्य में उनकी आने वाली पीढ़ी अपने गांव की इन प्राकृतिक सुंदरता को भूल जाए। लेखक कहते हैं कि आधुनिक भारत में औद्योगिकरण के कारण कुछ लोग अपने घर और जमीन से हमेशा के लिए बेघर हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप में लोग अपना घर छोड़ते हैं, लेकिन स्थिति सुधरने पर वापस लौट सकते हैं। लेकिन जब विकास और प्रगति के नाम पर लोगों को उनकी जगह से हटाया जाता है तो वे फिर कभी अपने पुराने घर या परिवेश में वापस नहीं जा पाते। इस प्रक्रिया में न केवल लोग अपना घर छोड़ते हैं बल्कि उनका पूरा परिवेश और जीवन भी बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि सिंगरौली एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बिना समझे और निर्दय से उजाड़ा गया। यह इलाका बहुत उपजाऊ और समृद्ध था, जहाँ सदियों से किसान और आदिवासी अपनी आजीविका चला रहे थे। 1926 से पहले यहाँ खेड़वार आदिवासी राज्य का शासन था। बाद में इस क्षेत्र का आधा हिस्सा रीवा राज्य में शामिल कर लिया गया। यहाँ नर्मदा नदी के पास होने से खेती अच्छी होती थी और जंगल में महुआ, आम, शीशम के पेड़ थे। सिंगरौली का नाम सुगोली पर्वत श्रृंखला से निकला है जो इस इलाके की पहचान थी। चारों तरफ पहाड़ और जंगल होने के कारण यहाँ आना जाना मुश्किल था। इस वजह से सिंगरौली के ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ लोग बाहर से नहीं आते थे और ना ही यहाँ से बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। आज के लालच भरे समय में कोई भी इलाका खुद को अलग थलग रखकर सुरक्षित नहीं रख सकता। कई बार इलाके की प्राकृतिक संपदा ही उसके लिए मुसीबत बन जाती है। सिंगरौली की खनिज संपदा दिल्ली के नेता और उद्योगपतियों की नजर में आ गई। पहले रिहंद बांध बनने से हजारों गांव उजड़ गए थे। इसके बाद सिंगरौली में नई योजनाएं शुरू हुई, जैसे कोयले की खदानें और थर्मल पावर प्लांट। पूरे इलाके में सड़क और पुल बनाए गए। सिंगरौली जो पहले अपनी खूबसूरती के कारण बेकुंड और अकेलेपन के कारण काला पानी कहा जाता था, अब आधुनिक विकास और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बन गया। कोयला खदानों और बिजली घरों ने पूरा इलाके को घेर लिया। जहाँ पहले कोई बाहरी आदमी नहीं आता था, वहाँ अब सरकारी अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञ बसने लगे। जैसे जमीन पर पड़े शिकार को देखकर गिद्ध और चील मंडराने लगते हैं, वैसे ही सिंगरौली की जमीन और जंगलों पर ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी कर्मचारी कब्जा करने लगे। इसका मतलब यह है कि विकास के नाम पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और उद्योग शुरू किए गए, उन्होंने बाहरी तौर पर तो चमक धमक और तरक्की दिखाई, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तबाही और विनाश छिपा हुआ था।
लेखक ने सिंगरौली जाकर देखा कि कैसे इस विकास ने वहाँ के लोगों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया। लेखक यह भी कहता है कि आजादी के बाद हमने जो औद्योगिक विकास का रास्ता चुना उसे अब रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर 35 साल पहले सोच समझकर कोई दूसरा तरीका चुना जाता तो शायद इंसान की खुशियाँ सिर्फ भौतिक चीजें जैसे पैसा और संपत्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी असली जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास होता। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप ने इस तरह का विकल्प खो दिया था, लेकिन भारत के पास अभी भी मौका था, क्योंकि अंग्रेज भारत को पूरी तरह अपनी संस्कृति में बदलने में नाकाम रहे थे। भारत की संस्कृति म्यूजियम या संग्रहालयों में बंद नहीं थी, यहाँ लोगों के जीवन और उनके रिश्तों में बसी हुई थी। जैसे इंसान का जुड़ाव उसकी धरती, जंगलों, नदियों और पूरे पर्यावरण से। यहाँ की परंपराएं और कहानियाँ किताबों में नहीं बल्कि इन रिश्तों के जरिए जिंदा थी। यूरोप में पर्यावरण का मतलब इंसान और धरती का संतुलन है, लेकिन भारत में यह इंसान और उनकी संस्कृति के रिश्तों को बचाने का सवाल है। आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि हमने औद्योगिक विकास को चुना, असली गलती यह थी कि हमने पश्चिम की नकल करते हुए यह नहीं सोचा कि विकास करते समय प्रकृति, इंसान और संस्कृति के बीच संतुलन कैसे बचाया जाए। अगर हम अपनी जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से विकास का तरीका बनाते तो नुकसान कम होता, लेकिन हमारे शासकों ने ऐसा सोचा ही नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।